ना आवेगा इतनी खिल्लत बढ़ जाएगी, मानस न मानस खावेगा। जीटी रोड के ऊपर नीचे दो दो रास्ते हो जाएंगे, लोग मरेंगे कट कट के, ना फौजी रास्ते हो जाएंगे। और आज ये हालात है, जीटी रोड के ऊपर नीचे दो दो रास्ते हो रहे हैं और घर में उस लाइन है उसकी घर के अंदर कचहरी हो जाएगी, चौकी थाने हो जाएंगे। और आज हालात ये समाज के हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हमने बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे बहुत जेंटल हैं। आज 21वीं सदी का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सीखने की जरूरत है। तो माँ बाप ने सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है ताकि बच्चों को हम अच्छा माहौल दे पाए। कल परसों में एक अखबार में खबर पढ़ रही थी और उस खबर को पढ़ते पढ़ते मेरी रूह कांप गई है। लोग उसको कागज का टुकड़ा मानते होंगे अखबार को, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी आ जाती है उस अखबार के अंदर, वो आपको अंदर से हिला देती है। एक माँ बाप 2011 के अंदर शादी होती है, उसके बाद उनके अंदर अनबन हो जाती है, बच्चा हो 1 साल के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद उनके विचार नहीं मिलते, दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं। और ऐसे करते करते वो बच्चा 11 साल का हो जाता है, तलाक का केस डाल देते हैं। उधर से माँ खींच रही है, उधर से पिता खींच रहा है और वो बच्चा सफर कर रहा है। अंतिम निर्णय ये आता है कोर्ट का कि वे फैसला सुनाया जाएगा, आज माँ बाप दोनों अलग होंगे। और जज उस माँ से पूछता है कि आप क्या चाहती है। वो माँ कहती है कि मैं तलाक चाहती हूँ, मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को अलग से अपना जीवन दे लूंगी। और वो पिता को पूछते तो पिता कहता है कि मैं इस औरत का मुंह नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इससे अलग रहूं, मैं अपने बच्चे को अलग परवरिश दे लूंगा। लेकिन जज उन दोनों की सुन के उस बच्चे से पूछता है और वो बच्चा क्या कहता है, वो एक ही बात कहता है कि बेटा आपको क्या चाहिए। बोले मैंने इन दोनों से तलाक चाहिए ताकि मैं अपना अच्छा जीवन जी पाऊं, मुझे ऐसे माता पिता की जरूरत नहीं। वो जज फिर उस माँ बाप को कहते हैं कि एक बार आप आधा घंटा विचार करके आइए। फिर वो दोनों विचार करके आते हैं और वो फिर एक बात कहते हैं कि हम दोबारा से अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं और पीछे की सभी बातें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आपको आने वाली पीढ़ी सिखा रही है जीवन कैसे जीना है। हम अपने छोटे छोटे स्वादों के लिए, छोटे छोटे आनंद के लिए जो बातें बहुत सारी छोड़नी होती है। मेरी दादी कहती थी हमेशा, घर में 2 बासन होंगे तो खड़केंगे, आपस में पास रहेंगे तो विचारों का आदान प्रदान रहता है, विचारों की फाइट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मन भेद नहीं होने चाहिए, विचारों का भेद हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं ग्राउंड पे देखती हूँ हम बच्चों को पता नहीं क्या बढ़ाने चले हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि इनको घर में प्यार का समंदर दे दीजिए, ये तो अपने आप प्रेम के फूल बन जाएंगे, अपने आप खूबसूरत बन जाएंगे। दूसरा, बहुत सारी चीजें अनुभव करते हुए ये हुई कि आज मेरा देश किस दिशा में जा रहा है। हम क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ाइए, अच्छी बात है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, जरूर सिखाइए आप अपने बच्चों को। लेकिन मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, इस बात को बड़े स्टेज से गर्व से कहूंगी कि अपने बच्चों को हिंदी जरूर पढ़ाइए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हमारी मातृभाषा हिंदी है। दादा दादी को हिंदी में बात समझ में आती है, इंग्लिश में बात नहीं समझ में आती। और फिर मैं हरियाणा की बेटी हूँ। अगर हम अपनी मातृभाषा के अंदर, अपनी मातृ बोली के अंदर बात नहीं करेंगे तो तब तक रिश्ते नहीं बढ़ते हैं, भाव से नहीं होते हैं। तो अपने बच्चों को इन लैंग्वेज के उसमें चक्कर में अपने परिवारों से मत दूर कीजिए। और आज की जनरेशन को खास करके, यहाँ बैठी है जितनी भी, सभी को तो नहीं कहूँगी, समाज में घूमते घूमते एक अनुभव हुआ, बहुत सारी जगह पर वृद्ध आश्रम खुले हुए और वो दादा दादी उनके हाथ उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि मैं एक बार उनको छू लूँ, उनको देख लूँ, अपने आंचल में छुपा लूँ। मैं एक बात कहती हूँ, मेरी दादी अनपढ़ थी, लेकिन मेरे को किसी शिक्षण संस्थान में इतना नहीं सिखाया जितना मेरी दादी ने मेरे को सिखा दिया, वो संस्कार दिए जिनकी बदौलत आज मेरा मूल से ब्याज प्यारा होता है। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ कहते आए, और ये हकीकत है। उम्र बढ़ती है, पड़ाव में ये चीजें समझ में आती हैं। ज्ञान किताबों से मिलता है, अनुभव ठोकरों से मिलता है, और वो बुजुर्गों के पास मिलता है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, आज मेरे हिंदुस्तान के अंदर वृद्ध आश्रम है, आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हालात है
कि माँ बाप रो रहे हैं कि बच्चे हमारे को पता नहीं रखेंगे या ना रखेंगे। मैं एक बात कहती हूँ कि ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जब माँ बाप किसी आश्रम में अपना जीवन काट रहे हो और बच्चे अपने मौज मस्ती से अपना जीवन का आनंद ले रहे हो। तो मैं उस शिक्षा को कोई शिक्षा नहीं मानती। मैं शिक्षा ये मानती हूँ कि वो अपने परिवार का तो जिम्मेवारी उठाए लेकिन उसके साथ साथ वो समाज की भी जिम्मेवारी उठाए ताकि मेरा देश ग्रोथ करे। और ये पद्धति अंग्रेजों ने अपनाई थी कि वह हिंदुस्तान को खत्म करना है तो हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म कीजिए, हिंदुस्तान की गुरुकुल की जो शिक्षा है उसको खत्म कीजिए ताकि हिंदुस्तान बिखरा हुआ नजर आए। और आज हम अच्छे कपड़ों में हैं, अच्छी गाड़ियों में हैं, अच्छे महलों में हैं, लेकिन शांति नहीं है। अगर कोई हो तो मुझे बता दीजिए। आज सबसे ज्यादा दवाई मानसिक बीमारी वाले डॉक्टर से लोग लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपनों से दूर हैं। और हरियाणवी में कह देती हूँ, मेरी दादी कहती थी, शरीर की कदे सेरा नहीं बांधा करना। भाषण देने के लिए नहीं आई हूँ, ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ये जीवन में आपके काम आएगी और ये बातें आपको बड़े बुजुर्गों के पास मिलेंगी। कई बच्चे कह देते हैं कि मेरे दादा इंग्लिश नहीं जानते, मेरे दादा आज के बारे में नहीं जानते। मैं उन बच्चों को एक बात कहना चाहती हूँ, आप उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठिए, उनके जीवन की संघर्ष की स्टोरी सुनिए। आज जितना हरा भरा ये हरियाणा हम देख रहे हैं ना, आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने अच्छे रोड, इतनी व्यवस्थाएं, 1966 में हरियाणा बना था। हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, ये जितने मडासों वाले लोग हैं, उनके कड़े संघर्ष से ये समतल हुआ, यहाँ पानी आया, रोड बने और तब जाकर के आज हम उड़ान भर रहे हैं। नहीं तो यहाँ खाने के लिए अन्न पैदा नहीं होता था। जब आप उनकी ये संघर्ष की स्टोरी, उनका अनुभव आप जब सीखेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो अपने बच्चों के अंदर एक प्रेरणा जगेगी, अपने बच्चों के अंदर एक इच्छा शक्ति होगी कि मेरे दादा ने इतना किया है तो मैं इससे भी ज्यादा करके जाऊंगा, मैं और अच्छा सामाजिक आदमी बनूंगा, मैं और अच्छा समाज के लोगों की सेवा करूंगा, मैं गरीब बेटियों को पढ़ाऊंगा, मैं गरीब बेटियों की शादी करूंगा, मैं समाज के जो ऐसे व्यक्ति हैं, असहाय हैं, उनके साथ लग करके मैं उनको कामयाब करने का काम करूंगा। ये बातें समाज से आएंगी। तो हम सामाजिक प्राणी हैं। शिक्षा के साथ साथ मैं इतना जरूर कहूँगी कि अपने बच्चों को सामाजिक बनाइए और संस्कार दीजिए। संस्कार कभी नीचे से ऊपर नहीं जाते, हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं और वो माँ बाप और परिवार से आते हैं। और स्कूल, मैं पूरे स्कूल को धन्यवाद करती हूँ। किसी भी स्कूल में जाती हूँ, हर अध्यापक चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरे स्कूल का जो बच्चा है वो इंटेलिजेंट भी हो, वो मेहनती भी हो और वो डिसिप्लिन में भी हो। और मैं चाहती हूँ कि माँ बाप को, खासकर मायों को एक बात कहूँगी, आज की जो न्यू जनरेशन की माएँ हैं, आज ये मोबाइल की बहुत बड़ी बीमारी आ गई है और सारा दिन देखती हूँ तो रोड पे भी लोग रील बना रहे हैं, देख नहीं रहे कि व्हीकल आ रहा है पीछे से। कहीं ऐसी जगह पे नहर पे खड़े हुए रील बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि पीछे नहर भी है, डूब जाएंगे। तो ये रील का इतना भूत चढ़ गया है। और खास करके मैं सभी को जरूर कहूँगी, आज की माओं को जरूर ये बात कहूँगी कि आज आप इंस्टा पे रील बनाती रह जाना, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रह जाना। आने वाले समय में ये बच्चे अपनी रील ना बनाते तो अनीता कुंडू के साथ आकर के आप बात कर लेना, क्योंकि ये वो देश है, ये वो धरती है। जब भी इस धरती पे योद्धाओं ने जन्म लिया तो माँ ने विशेष भूमिका निभाई। माँ ने अंदर, उसके अंदर कूट कूट के वो विचार भरे। जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है तो 99% वो सारी बातें सीख लेता है कि माँ कैसे विचार रखती है। क्योंकि मैं किसान और मजदूर की बेटी हूँ, जितना अच्छा हम खेत तैयार करते हैं उतनी अच्छी फसल पैदा होती है। माँ का गर्भ एक बच्चे के लिए वो खेत जैसा है, जैसे वो विचार रखती है, जैसी किताबें पढ़ती है, जैसे वातावरण में वो रहती है, जैसा खान पान वो खाती है, वैसा वो बच्चा बढ़ जाता है। तो मैं खासकर माओं को कहूंगी कि त्याग की मूर्ति माँ से सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर आती है। अपने स्वार्थों को त्यागें और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माँ का सारा स्वार्थ अपने बच्चे के अंदर छुपा होता है। पिता बाहर जाकर के कमा के लेके आता है, लेकिन असली गुरु, असली भगत, असली मार्गदर्शन देने वाली और सबसे बड़ी देवताओं की देवता एक माँ होती है, जो बच्चे को अच्छी दिशा में लेके जाती है। क्योंकि मैं खुद विधवा माँ की बेटी हूँ, जिन्होंने मेरे पिता 12 साल की उम्र में, जब मेरी 12 साल की उम्र थी तब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ ने सर पे रोटी रख रख करके आज इस स्टेज तक लाने का काम किया है। ये माँ के आंचल में सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी धरोहर है। और ये हरियाणा में कहा भी गया है
कि माँ पठियारी होकर के भी अपने बच्चों को पाल सकती है, माँ पठियारी होकर के भी अपने बच्चों को पाल सकती है, पिता राजा होकर के भी वो प्रवेश नहीं दे सकता जो एक माँ दे सकती है। लेकिन आज थोड़ा सा इस बदलते हुए माहौल में मैंने ये बातें इसलिए कही है कि हम आज संस्कारों से भटक रहे हैं, आज हम संस्कृति से भटक रहे हैं। घर में बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या क्या डंगा आ गए हैं। मैं उस हरियाणा प्रदेश की बेटी हूँ जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, जहाँ पर होली दिवाली आती है। आज तो ऐसे ऐसे त्यौहार आ गए राजवीर भाई साहब, मेरे को समझ में नहीं आता है। करवा चौथ 365 में से 364 दिन नट भाजपा घर में तकरीबन, और एक दिन वो व्रत आएगा और कहोगी कि 5000 का सूट चाहिए मेरी, 5000 बिना मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। फलाने की वह फलाने की बहू लीलू की बहू ऐसा कह रही थी, मैं नहीं बिल्कुल भी पारूँ इससे कम का, और वो बेचारा ने दिहाड़ी मजदूरी जो कुछ करके आओ लेके आना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि सूट से रक्षा नहीं होती। एक बढ़िया सा हेलमेट लेके भाई को गिफ्ट कर देना, वापिस सुरक्षित घर लौट आएगा, वो आपका सबसे बड़ा सुहाग होगा। पता नहीं हम कैसे कैसे त्योहार मनाने लग गए हैं। हमारी माओ ने तो कहीं नहीं व्रत रखा है। मैं आज भी मैं कई बार मेरी दादी को बोलती थी, आज तो खैर दुनिया में नहीं, दादी मेरे दादा का क्या नाम है, तो मेरी दादी कहती थी कि बड़े आदमियों के नाम नहीं लेते। मैं कहती थी कि क्यों नहीं लेते, नहीं बेटा ये हमारे संस्कार में है, वो महान है, वो बड़े हैं, मतलब वो सबके पिता हैं। इन शब्दों से वो डाल देती थी कि हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पहचान है। क्योंकि सारी चीज़ें पर्दे से बाहर नहीं ला जाती, कुछ चीज़ों पे पर्दा भी होना बहुत जरूरी है। तो अपनी संस्कृति से मजबूत मैं पूरे विश्व में घूमी, 7 महाद्वीप क्लाइंब किए, बहुत सारे पूरे देशों में जाना हुआ। मैंने किसी भी देश के पीछे, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा, सब कंट्रियों में जाने का, साउथ अफ्रीका है, सब जगह जाने का अवसर मिला। मैंने सबके नाम सर्च किए, मैंने कहा कि मेरा देश अद्भुत क्यों है, कैसे है सबसे अलग। तो मैंने देखा किसी भी देश के पीछे माता नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक हिंदुस्तान है जिसके पीछे भारत माता लिखा जाता है। ये मेरे देश की सबसे बड़ी ताकत है। और जब भी जिस भी देश में मैं गई तो जिस भी होटल में रुकना हुआ, वहीं पर गीता जैसा महा जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो कर्म की शक्ति बताता है, फल की चिंता नहीं करनी, कर्म करना है, और कर्म के बाद वो प्रभु का भी कुछ काम है, वो अपने आप कर देगा। सारी चीजें अपने हाथ में नहीं है। अपने बच्चों को कर्मशील बनाइए, मेहनती बनाइए, जुझारू बनाइए। और खासकर बेटों के लिए कहूंगी मैं एक बात, बेटियां तो अपने आप जिम्मेवार बन जाती है। मैं माओ को कहूंगी 5 साल के बाद बेटों को भी धीरे धीरे घर के कामों में लगाइए। वो काम उसको जिम्मेवार बनना सिखा देंगे, वो काम उसको अपनी अहमियत बता देंगे कि मैंने क्या हूँ इस घर का। लेकिन तकरीबन क्या होता है रजनी भाई साहब, जब मैं घूमती हूँ तो खासकर कई ताई मेरा कुर्ता पकड़ लेती है, अनीता बेटा, मैंने क्या था जी ताई दिखे वो 2 सामने लड़दू खड़े, माँ दिखे ताई मैंने बोली 2 नौकरी लिया थे, 2 छोकरी लिया थे। महाताई आज तक आपने क्या सिखाया इससे, बड़ी बाड़ी बेचारी बोली बेटा मैंने तो पानी का गिलास नहीं खुआया। मैं बोली माई जी ने मैं नौकरी घर लगवाऊँ, जिद कर आए, जो पानी का गिलास नहीं खा सकता तो अगला क्या नहीं तनखा देगा। मेरा कहने का भाव यही है कि इतने अनजान भी ना रहिए कि आप अपने बच्चों को कुछ ना सिखा पाए। अपने बच्चों को छोटे छोटे कामों में डालिए, वो काम उसके अंदर आत्मविश्वास लेके आएंगे, वो आत्मविश्वास उसको आगे लेकर के जाएगा। तो आप सभी को मैं इस फंक्शन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूरे स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माफ़ी चाहूँगी, जाना नहीं चाहती थी, अभी मेरा एक दुबेटा में कार्यक्रम है, फिर एक दोबारा हिसार में कार्यक्रम है, और एक मीटिंग में मुझे जाना, लगातार मैं बिजी हूँ। नहीं तो मैं पूरा कार्यक्रम देख के जाती, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, मेरे को बहुत आनंद आता है। लेकिन अंत में इतना ही कहूँगी कि इस जागरूकता के साथ इन नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ देने की जरूरत नहीं है, संस्कार और सपने दे दीजिए और संघर्ष करने की आदत डाल दीजिए। ये सबसे बड़ा उपहार होगा माँ बाप की तरफ से। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।